धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की। लेकिन आज फिर से एक बार बात करेंगे ट्रंप महान की, क्योंकि ट्रंप महान के एक इंटरव्यू को लेकर बड़ा बवाल मच गया। बीबीसी से उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। जूनियर ट्रम्प जो है वो भी कूद कर मैदान में आ गया है। उधर से बीबीसी भी पूरे मामले को लेकर कुछ सफाई देता हुआ दिख रहा है, और इस इंटरव्यू में जो कुछ बोला है ट्रम्प ने, जो कुछ कहा है, उसके भी बहुत सारे मायने निकलते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। अभी भी सरजमीने बिहार पर ही हैं आप? हाँ, मैं यहीं पे हूँ, पटना में हूँ आज, और परसों वापसी की कोशिश है। परसों आ जाऊंगा वापस दिल्ली। परसों पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, तो कुछ लोगों से मिलके निकलेंगे जब वो मतदान करने जा रहे होंगे, या पहले ही निकल चुके होंगे? देखिए, जहां तक आज भी मैंने कई लोगों से बातें हुई, जो मैंने पहले कहा था, और एक मैंने ऑनलाइन सर्वे भी देखा था कि जन सुराज को 10% से अधिक वोट मिल सकता है। तो उस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो लोग मुझे मिल रहे हैं वह जन सुराज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको प्रशांत किशोर से बहुत उम्मीदें हैं, बल्कि इसलिए कि वो भाजपा कांग्रेस से अलग राजनीति चाहते हैं, और उनके पास वास्तविक वाम का विकल्प नहीं है, उनके समझ से परे है। जी। सच्ची बात आपने कह दी है कि विकल्प ही नहीं है। अब लोग क्या करें, कभी आम आदमी पार्टी ढूंढने लग जाते हैं, कभी किसी और को तलाशने लग जाते हैं। अब शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। पेरू और मैक्सिको के बीच क्या हुआ जो दोनों संबंध तोड़ रहे हैं एक दूसरे से? अब पेरू में जो चुने हुए राष्ट्रपति थे, इसको उन्होंने भगा दिया। 2-3 साल हो गए, वो अमेरिका के कहने से बिना चुनाव के, मतलब उनका कांग्रेस होता है, उनके संविधान में कुछ है, तो उनको हटा दिया, यानी उनका जो राष्ट्रपति काल था उतने में खत्म कर दिया। और ये घटना घटने के पहले ये राष्ट्रपति जो खुद थे वहां के, जो वामपंथी थे, एक टीचर थे, गरीब घराने से थे और चुनाव चुन के आए थे, उस कांग्रेस को ये भंग करना चाहते थे। तो इन पर यह आरोप लगा कि यह जो है गैर संवैधानिक तरीके से अपने पद पे बना रहना चाहते थे, और इनकी हम्म। प्रधानमंत्री वो इनको मदद कर रही थी उसमें। और जब हालात बदल गए, अमेरिकी परस्त सत्ता आ गई, तो वो महिला बेचारी जो है भाग के मेक्सिको पहुंच गई, और इसलिए पेरू नाराज है कि हम उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं, यह हमारे देश के अंदरूनी मामले में आपका हस्तक्षेप है, और इसलिए आपसे हम हर तरह के संबंध को खत्म करते हैं। यह बचकानी बात है और कुछ नहीं है। उस हिसाब से बांग्लादेश को भी भारत से संबंध खत्म करना चाहिए, और बहुत सारे दुनिया में है। वैसे इसराइल तो हमेशा कूदते रहता है, लेकिन अधिकांश देश जो है सो इसराइल से संबंध खत्म कर रहे हैं, ना कि इसराइल कर रहा है। जी। पर आप इसे दूसरे तरीके से नहीं देख सकते हैं? जितने छोटे देश हों या छोटे लोग, छोटे मैं मतलब उनको आर्थिक तौर पे कहना चाह रहा हूं, ये आपस में ज्यादा नहीं लड़ते हैं? आपको लगता नहीं है? इनको आपस में ज्यादा अमेरिका और नेटो ये सब लड़वाता है, छोटी छोटी बातों पर पूरी तरह से कब्जा किए हुए रहता है। जैसे अफ्रीका के नाइजीरिया के छोटे से देश में तुम ये करो ना करो, बड़ी आसानी होती है। ऐसा नहीं कि बड़े देश नहीं झुकते हैं, वह भी झुकते हैं, लेकिन बड़े देश में कुछ उनमें डेप्थ होता है, गहराई होती है उनके स्वतंत्रता में, उनके सार्वभौमिकता में। उनको तुरंत बदल देना मुश्किल है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, भारत वगैरह है। लेकिन सत्ताधारी पक्षी घुस जाए तो बात अलग है, लेकिन एक बार जनता उठ खड़ी होती तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जैसे पेरू हुआ, बोलीविया हुआ, बोलीविया भी नहीं उसके पक्ष में, उसके पहले चीले में वहां के उसको लोगों को मार दिया था, जो अलेंदे उनके राष्ट्रपति थे, उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। बुर्किना फासो यानी अफ्रीका के देश में, वहां के थॉमस संकारा को इन्होंने मरवा दिया, या उन्हें मरने पर मजबूर होना पड़ा। तो छोटे लोगों के साथ ये बड़ी आसानी से खेल जाते हैं, और वो भी आपस से बिखरे होते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपने प्रश्न पूछा, टिप्पणी मेरी यह है कि आप अरब कंट्रीज के देशों को देख ले। जी। बिल्कुल सही बात है। वहां तो पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, लेकिन वो भी जो है एक तरीके से हुआ हुआ करने लग जाते हैं ट्रम्प के बोलते ही। अगली खबर ले लेते हैं सर, और सारी की सारी जो अब तमाम मैं खबरें रखूंगा वो रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई है।
एक तरफ नेटो के जो सैन्य प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि भाई बस करो, बहुत लोग मर चुके हैं, अब बातचीत करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पुतिन के विशेष सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि अभी ट्रंप से बात करने का सही वक्त नहीं है। तीसरी तरफ जर्मनी और ब्रिटेन बड़े बड़े गंभीर हथियार, अमेरिका तो देने से इनकार कर चुका है, टोमाहोक, लेकिन वो दे रहे हैं यूक्रेन को। इन तमाम चीजों को जोड़ते हुए क्या आपको लग रहा है कि जो दावे रूस कर रहा है कि हमने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है, वो ज्यादा दावे ठीक हैं, या ये जो चीजें चल रही हैं ये ज्यादा ठीक है? पुतिन का दावा अभी यह नहीं है कि यूक्रेन पर कब्जा कर चुके हैं। हालांकि उनकी सेनाएं बढ़ रही हैं और जिस धीमी गति से बढ़ रही हैं उसी को आधार बनाते हुए ये नेटो के जो प्रेसिडेंट है, उन वो अध्यक्ष है, रादर चेयरमैन है जो भी कहे, उनका यह कहना कि अभी जो युद्ध है वह डामाडोल हो गया, कोई भी नहीं जीत रहा है। उनका दावा गलत है। पुतिन का दावा यहाँ पर सही है कि उनकी फौजें आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और अधिक से अधिक महीने भर के अंदर में दो तीन बड़े बड़े शहर भी गिरने वाले हैं। पोक्रोवास्क है, कुपियांस्क है, यह सब निश्चित रूप से अब यह आईएसडब्ल्यू भी मान चुका है। तो खैर पुतिन की बात को रहने देते हैं, वो निश्चित, वो तो जो कह रहे हैं सही है। उस हिसाब से ट्रम्प भी कहते कभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, सही बात है। हाँ, ये नेटो के चीफ, इसके बावजूद कि इंग्लैंड ने उनको स्काल्प या शैडो स्टॉर्म जो 200 किलोमीटर से ज्यादा है, वह लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल दे चुका है। उसी के इक्विवेलेंट जो जर्मनी के पास भी दिया नहीं, देने की बात सोच रहे हैं, टॉरस हम्म। है। उसका ज्यादा रेंज है, उसका शायद 300 किलोमीटर तक है, तो काफी डीप तक मार सकता है। और केवल 200-300 किलोमीटर ना सोचे, बाई एयर जाता है, F-16 या कुछ मारता है तो उसका रेंज और बढ़ जाएगा चूंकि ऊपर से जा रहा है। तो ये एक तरफ तो कहते हैं कि भाई जब तक वो हम लड़ेंगे, जब तक उनकी जीत नहीं होती, छोड़ेंगे नहीं, हम मदद करेंगे। दूसरी चीज ये, अब देखिए कैसा, मतलब जो बकवास करने की बात है, हिपोक्रेटिक है। यह कहते हैं एक तरफ कि वह रुक सा गया, यानी पुतिन का दावा कि यूक्रेन को हरा चुके हैं जो आप बोल रहे हैं वह गलत है। पुतिन इसमें असफल हो गए, हार गए, और इसलिए पुतिन की स्ट्रेटेजिक हार होगी। हम्म। जो कि बाइडेन ये लोग कूद रहे थे, पहले वाले सेक्रेटरी जनरल कूद रहे थे, नेटो के, वो कह रहे थे, वो करके है। और दूसरी बात ये है कि पुतिन की बड़ी इच्छा थी कि वहां पे डी नाजिफिकेशन करते, यानी अपना पपेट एक सरकार बना दे, वह कहीं से भी नहीं होगा। तो यह सब दावों की बात है, भी लड़ाई इस हिसाब से रहा, स्थिति रही, साल भर और चलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। जी। चलिए अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों का, यानी कि मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरों का। पहला अपडेट, इसराइल का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर। कुछ दिन पहले यहाँ का वो वित्त मंत्री आया था जिसे कई देशों ने प्रतिबंधित कर रखा है। चल क्या रहा है, इतने दौरे क्यों हो रहे हैं भारत के? भारत के दौरे ये सब कर ही रहे हैं अभी। फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो भी आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, नेतान्याहू अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वह भी मौका मिलेगा तो आएगा ही। क्योंकि यहाँ से अस्त्र शस्त्र बारूद का एक तो बहुत बड़ा जखीरा वहां जाते रहता है, जिस पे ईरान ने भी अटैक किया था, कभी हिजबुल्ला ने भी जबरदस्त अटैक किया था। समुद्र से किनारे सटा हुआ उनका जो क्षेत्र है, गाजा से सटा हुआ क्षेत्र, वो है। नंबर टू, पॉलिटिकली जो अलग हो रहे हैं पूरी दुनिया में, इसके बावजूद कि अंडरहैंड दोस्ती है, भारत इसका बहुत बड़ा मित्र है, हमदर्द है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। चूंकि अदानी का वहां पे आर्म्स अच्छा, अम्यूनिशन ये बिक कहना रहा है, ठीक बाकी। होगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ में, कि भारत इनका मित्र है? ये कहिए ना, नरेंद्र मोदी या ये आरएसएस के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो इनके मित्र बन रहे हैं अब? बन रहे नहीं, बिल्कुल हैं। और काम कर रहे हैं जो अदानी और उनके ग्रुप चाह रहे हैं। मुख्य हम्म। मुद्दा वही है और कुछ नहीं है। हाँ, हम्म। दुर्भाग्य है कि यहाँ के तथाकथित वामपंथी जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी लोग हैं, हम्म। एक शब्द भी नहीं गूंज रहा। अधिक से अधिक हो सकता है ट्विटर पे कुछ डाल दे। इनको हम्म। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में सड़क पे आना चाहिए था इस गिद्ध का विरोध करने के लिए। जी। चलिए अब अगली खबर को ले लेते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहेगा तुर्की। उसने अपने यहाँ पर कल सोमवार को अरब और मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग की गाजा के हालात को लेकर। उससे पहले हमास के लीडरों से भी मुलाकात की। ये एक पहलू है। इसी के साथ दूसरा पहलू ये है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो आईएसएफ गाजा में काम करेगी उसमें तुर्की बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कल ट्रंप का इंटरव्यू देखिए, वो तुर्की की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब गाजा में जंगबंदी कराने में उसने अहम भूमिका निभाई है। तो ये तीनों जब कोने आप जोड़ते हैं तो कहां पहुंचते हैं? पहला लाइन तो मैं ये कहूंगा कि ये लोग जो बोलते हैं,
चाहे वो तुर्की के प्रधानमंत्री हो, इधर इसराइल के हो, या ट्रंप हो, या ऐसे जो लोग हैं, इसमें कोई लॉजिक मत ढूंढिए। यदि लॉजिक एकमात्र ये है तो अपना दिखावा और लूट मचाना। दूसरी तरफ ये जितने भी यहाँ के 6 7 देश के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि आके मिले हैं, मुख्य रूप से ये अमेरिका जो चाह रहा है उसको ये करना चाह रहे हैं, जो इसराइल चाह रहा है वो करने चाह रहे हैं कि अब युद्ध के बाद से किस तरह से, जिस आईएसएफ की बात की, वह पीस कीपिंग फोर्सेस नहीं होंगे जैसे लेबनान में और जगह में गए हुए यूनाइटेड नेशंस के, बल्कि ये लोग एनफोर्समेंट के लिए होंगे। इनके पास हम्म। आर्म्स ऑम्निशंस होंगे, जरूरत होगा तो ये लोग लड़ेंगे। ये मतलब लड़ने वाले हैं। और इसराइल का जो कब्जा है गाजा के ऊपर, अमेरिका के जो कब्जा है, उसको मजबूत बनाने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसका पूर्ण निरस्त्रीकरण हो सके हमास का, वहां के लोग फिर आगे अगले कई दशकों तक ना खड़ा हो सके। और जो भी होगा ये लोग पूरी की पूरी वो समुद्र का है, उस समुद्र का ये लोग चाहे तो अपने ऐशो आराम के लिए बड़े बड़े मॉल बनाए, जो करे। तो इसके लिए ये लोग परेशान है। और तुर्की के जो ऊपर से डांट मिल रही है बेशर्मी से, एर्दोगन हम्म। पूंछ हिलाते हुए जा रहे हैं कि भैया हमको भी रख लो, और कोई बात नहीं है। जी, बाय द वे, आपके एमबीएस भी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, या पहुंच नहीं पहुंचने इस वाले हैं महीने के अगले हफ्ते। इस महीने के जी उनको लेकर जो जी। दावे किए हैं इंटरव्यू में ट्रंप ने, सर उनको लेकर मैं बात करना चाहता हूं। ट्रंप का ये कहना हाँ, कि भाई अब इसराइल से संबंध सामान्य कर लेगा सऊदी अरब, और ये टू नेशन सॉल्यूशन छोड़िए, ये तो हम ही नहीं चाहते हैं, तो होगा कैसे? जहां तक अब्राहम एकॉर्ड की बात है 2020 में, ट्रंप के पिछले राष्ट्रपति के काल में, अंतिम समय में ये हुआ था। बेसिकली जॉर्डन से होते हुए जो बाकी यूएई ये सब हैं, इजिप्ट वगैरह, इन्होंने मान ली थी और एक संबंध स्थापित किया था। केवल पॉलिटिकल ही नहीं, डिप्लोमेटिक ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से इकोनॉमिक और मिलिट्री भी। उसमें इस सबको लाके उसको और पुख्ता करना चाहते हैं। और इंश्योर करने का इनका है कि हमास को, यानी पैलेस्टीन स्टेट, हमास को भूल जाए फॉर द टाइम बिंग, पैलेस्टीन स्टेट को पूरी तरह से खत्म कर दे। यही इनकी कोशिश है। एमबीएस इसी के दौड़ रहे हैं। बदले में क्या मांग रहे हैं? सोचिए, अमेरिका से डिफेंस पैक्ट करके उनसे सिक्योरिटी गारंटी चाह रहे हैं, ताकि कोई देश उन पर हम्म। आक्रमण करे। कोई देश में क्या होगा, ईरान होगा। ईरान वैसे पगलाया नहीं कि उस पर आक्रमण कर दे, ताकि उनको दे F-16 वगैरह दे, और इनके साथ पूरी तरह से संबंध बेहतर करे। और पूरे मिडिल ईस्ट में यदि कोई बॉस बनता है इसराइल के बाद से, तो इसको मान्यता दे, ना कि ईरान तो खैर बाहर हो ही गया, ना कि तुर्की को दे। जी। जब पाकिस्तान से सऊदी अरब का पैक्ट हो चुका है, तो क्या दिक्कत है फिर? अमेरिका से जरूरत क्या है? पाकिस्तान तभी न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो खैर नहीं दे सकता है, लेकिन बाकी जो भी है, डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट, एक पे हमला तो दोनों पे हमला, वो सब जो भी चीजें हैं। बाय द वे, सऊदी अरेबिया अमेरिका से चाहता है कि यदि सऊदी अरेबिया पर आक्रमण होता है तो अमेरिकी फौज आके उसकी रक्षा करे। पता हम्म। नहीं एमबीएस पगला गया है या क्या है, जो भी है, या इस उसको डर है इस कदर से कि अंदर से शायद विद्रोह हो हम्म। सकता है, इसकी संभावना बनती हो। कितना भी तानाशाह होता है, लेकिन उसका विरोध होता है। तो पाकिस्तान की औकात वैसे देखें आप, कुल जो ध्रुवीकरण बन रहा है, कुछ हाँ कुछ ना, कुछ इधर कुछ उधर, कुल मिला के मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व, यानी उसका अधिनायकत्व या उसका हेजेमोनी कहे, इसराइल के मदद से वह स्थापित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक देश और वहां के तानाशाह चमचे धीमे धीमे अपने जमीन खो रहे हैं। पहले झुके हुए थे, अब घुटनों पे आ गए हैं, शायद सर भी नमा दे उसके पैर में। जी। लेकिन ईरान है जो शायद अभी भी खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नजर भी आता है कि खड़ा हुआ है, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसी इंटरव्यू में ईरान को लेकर ट्रंप द्वारा ये कहने के बाद अपना बयान दिया कि ईरान जो है वो फड़फड़ा रहा है हमारे साथ समझौता करने के लिए। तो खामनेई ने कह दिया कि जब तक इसराइल का समर्थन करना जारी रखोगे, यहाँ से अपने अड्डे खत्म नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारे साथ संबंध सामान्य नहीं करेंगे। तो ईरान अभी भी चुनौती दे रहा है सर। स्टेटमेंट जो खामेनेई का है बहुत सही है। और अपने देश के लिए, भली वहां की स्थिति अंदरूनी जो भी हो, अपने देश की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और जो दो मांग की है कि एक तो अमेरिकी, खासकर जो दूसरा जो मांग है, अमेरिकी वहां से जितने भी सेना है पूरे मिडिल ईस्ट से वह बाहर लेके जाए, और इसके अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप बंद करें। और साथ साथ वो मजाक भी बना दिया ट्रंप का कि तुम्हें यदि सपने देखने का शौक है तो देखो, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था कि इनकी जो भी परमाणु बम बनाने की
परमाणु हथियार बनाने की या मिसाइल बनाई थी, उसको मैंने ध्वस्त कर दिया, हमारे एयरफोर्स ने कमाल कर दिया। इस पे हम्म। इन्होंने मजाक बना दिया कि जो तुम्हें करना है कर लो, हम नहीं हम्म। पीछे हटने वाले, ना ही हम यूरेनियम संवर्धन रोकने वाले हैं, ना ही हम्म। मिसाइल टेक्नोलॉजी का आगे हम डेवलपमेंट से रोकने वाले हैं, और ना ही हम तुम्हारे आगे अब गिड़गिड़ाने वाले हैं। लेकिन वहां के सरकार में और इनमें कुछ ना कुछ मतभेद उभरता है। वह देखने की बात होगी कि किस तरह से है, जिसको ट्रम्प पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करते रहे हैं, चाहते रहे हैं। जी। क्या इराक ईरान की भाषा बोल रहा है? क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का बयान छपा, उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका अपनी एक एक फौज को यहां से नहीं हटा लेगा, हम मिलिशिया से नहीं कहेंगे कि वो हथियार डाल दे। ये ईरान की भाषा है या इराक का स्टैंड है अपना? ईरान का डबल स्पीक है, मतलब हिपोक्रेसी है। एक तरफ जब भी हम कहते हैं कि यह सवाल नहीं होता है कि हम अस्त्र छोड़े, इसका मतलब सवाल पैदा हो चुका है, और हम्म। उसको हम धीमे धीमे जनता के बीच में, मिलिशिया के बीच में ला रहे हैं। इंटरनली इनको समझाने की कोशिश करें कि भाई मान जाओ, अमेरिका इजराइल के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। ईरान हम्म। खत्म हो चुका है, जो दो तीन इनके रेसिस्टेंट फोर्सेस है वह खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तो उतने बोलने की उनकी आजादी है। हम यही मान के चलें, जब तक अमेरिका की फौज वहां से नहीं हटती है। पहले जब युद्ध पूरे जोश पे था, और ये 2026, 2027, 2028 बढ़ाते जा रहे थे अमेरिकी सैनिक का वापसी का, तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने पूरी ताकत ला कहा कि भाई तुम हटो, हम लड़ रहे हैं, नहीं तो हम लड़ने को तैयार है। वह वक्त था इनके खड़ा होने का, वह मौका ये चूक चुके हैं। जी। मौका तो लेबनान सरकार भी चूक चुकी है, और टॉम बैरिक जो अमेरिका का राजदूत है वो लेबनान की सरकार पर भड़क भी रहा है कि ये निकम्मी नाकारा स्टेट है, ये हिजबुल्लाह को डिमिलिटराइज नहीं कर पाएगी, और साथ ही आईडीएफ रोजाना लेबनान में हमले कर रहा है, लोगों को मार रहा है। जिसके बाद लेबनान के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वो भी अपनी फौज को आगे बढ़ने का आदेश दे सकते हैं। इराक कह रहा है, ईरान बोल रहा है, लेबनान से भी आवाज़ें उठ रही हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। उधर हूती अभी फिलहाल शांत हैं, और जो हमास है वो अपनी जो है लड़ाई लड़ ही रहा है। अब इसी में जो एक खबर है, हम चलते हैं ट्रंप महान की तरफ के लेकर। आज न्यूयॉर्क में चुनाव है सर, हो सकता है जब हमारा बुलेटिन लोगों के पास जा रहा हो तब वहाँ पे बहुत सारा वोटिंग हो भी चुका हो, और जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं कि ममदानी आगे है। लेकिन ट्रंप की धमकी आपको लगता नहीं काम करेगी? ये कहना है एक राष्ट्रपति का कि मैं फंड ही नहीं दूंगा अगर ये जीत गया तो बंदा तो हार ही जाएगा। ट्रंप को बड़ा गरूर है अपने ऊपर। अर्जेंटीना के लोकल चुनाव में, पार्लियामेंट का जो पार्शियल चुनाव था, उसमें उन्होंने कहा था कि यदि उनकी मदद से जो सरकार है वहां का, यदि वो हार जाते हैं तो हम तुम्हें आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे। और वह वो काफी हद तक जीते भी हैं, जिस तरीके से भी चुनाव हुआ हो। वहां के अर्जेंटीना के जो हैं हावी, मिले हावी, वो जीत गए। जहां तक अभी यहाँ की बात है, हम्म। जनता निश्चित कर चुकी है, ऐसा लग रहा है, हालांकि अनलेस कि लास्ट मिनट में कुछ हो जाए। केवल ट्रंप ही नहीं, ये आपके एलन मस्क और जो दूसरे जितने हैं, हम्म। 100 150 वहां के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो सब बिल कह रहे गेट्स हैं भी पूरे। जो है, बिल गेट्स भी जो है वो ममदानी के खिलाफ है सर। जी। हम्म। क्योंकि ममदानी कहीं से कम्युनिस्ट नहीं है, इसको हमें समझना होगा। हम्म। बस यही है, जैसे आम आदमी पार्टी यहाँ पे था, या अभी कुछ कुछ हद तक आपके जन स्वराज के पीके बोल रहे हैं कि भाई। और आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया में लिखते हैं, ईट द रिच और टैक्स द हम्म। रिच, यानी जो धनी लोग हैं उन पे आप टैक्स करें। वो ऐसे भी टैक्स नहीं देता, जो देता है उसका अधिक हिस्सा माफ हो जाता है, या हम्म। सरकार से कर्ज लेकर टैक्स देता है, कुछ चीज करता है और सरकार उस कर्ज को माफ कर देती है। तो इनकी चाहत है, इनको लगता है कि यदि हम टैक्स ले लें उनसे पूरी तरह से, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इनकी गलतफहमी है। लेकिन जो भी हो, ममदानी कहते हैं कि हम आएंगे, तो हमने देखा हुआ है ममदानी उस तरह के कार्यकर्ता हैं जो आज से 7 8 वर्ष पहले हमारे ये यूपी के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यानी यादव जी के बेटे, क्या नाम है अखिलेश। अभी जो अखिलेश यादव, वह भी साइकिल से यूपी के अब कई जगहों में उन्होंने दौरा किया। यह भी जो बंदे हैं साइकिल से, साइकिल नहीं ट्रैम्प से, या वहां के ट्रेन से, बस से, टू व्हीलर से पूरी जगह में घूमे। कहा है कि हमने देखा है जनता की कठिनाइयों को, बेरोजगार हैं, उनका जो घर का किराया है वो बहुत बुरा हाल है, उनका यदि
वो करें, क्या कहते हैं, हेल्थ सिस्टम गया गुजरा है, एजुकेशन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और जनता भी इस बात से पूरी तरह से हो गई है। इनको हम्म। 45% वोट से 50% तक मिल रहा है, 45 ऊपर मिल रहा है। और जो ठीक है। विपक्षी है जिसको ट्रम्प मदद कर रहा है, वो 30-35 के आसपास में टुक सूझा हुआ है। तो एक केवल न्यूयॉर्क सिटी में, यह बात ये नहीं कि न्यूयॉर्क सिटी में करने से सारे पूंजीपति वर्ग धाराशायी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक हवा फैलेगा पूरे अमेरिका देश में कि ठीक ये है। चीज हो रहा है जिससे डरा हुआ है। और उस हवा में से वास्तव में यदि कम्युनिस्ट खड़े हुए, तब हम्म। इनका बोरिया बिस्तर जो सो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इसलिए ये डरे हुए लोग पूरी तरह से धमकी दे रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने जो कहा इस बात को, और बीच में यह भी कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से जोड़ा उन्होंने, इसको बीबीसी ने शांतिपूर्वक वाले चीज को हटा दिया। और हम्म। इसलिए बीबीसी पर सब भड़क रहे हैं कि बीबीसी जो है खुद कम्युनिस्टों का है, जबकि बीबीसी खुद ही पूंजीपतियों का बहुत बड़ा चमचा है। तो ये देखिए हम्म। जनता के मन में किस तरह का भ्रम दिया गया है। यदि आप जनता की बात करें तो आपको कम्युनिस्ट कहा जा रहा है। जी। चलिए, बीबीसी के इंटरव्यू पे हम लोग आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ एक सवाल और मैं उठाना चाहता हूँ। एक तरफ 34 साल का एक लड़का, एक तरफ 67 साल का एक बंदा, वो ये कह रहा है मेरे पास राजनीतिक अनुभव है, मैं जानता हूँ फंडिंग कैसे होगी, और न्यूयॉर्क के बड़े बड़े फंड देने वाले मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है ये मुद्दा बनेगा जनता की नजर में कि हाँ भाई उसके पास अनुभव है, इसके पास तजर्बा नहीं है? उसके अनुभव में यह भी शामिल है, 2022 में वो खुद मेयर है वहां का, गवर्नर कुछ हुआ करता था, और सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा बिल्कुल तो इसको बिल्कुल। इस्तीफा देना पड़ा। उसका भी चलिए। इसके पास बहुत बड़ा तजुर्बा है। वैसे बाय द वे, इजराइल के जेल में कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया जिसका वीडियो ऑनलाइन हम्म। वायरल हो गया था। हम्म। और जिसके कारण जिस मेजर जनरल ने, महिला है, खुद उसको वीडियो को दा दिया था, तो उनको अरेस्ट कर दिया गया। नेता ने बिल्कुल कहा कि देश के साथ गद्दारी है। यार आप बिल्कुल। बताइए, देश के साथ गद्दारी है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो मैं कहना चाहता हूं ये सेक्सुअल हरासमेंट में है। वो जो फौजी थे जिन्होंने बलात्कार किया इन लड़कियों औरतों के साथ इजराइल के जेल में, फिलिस्तीन औरतों के साथ, वह लोग मास्क लगा के और सामने खुलेआम आ रहे हैं कि हमने इतना बढ़िया काम किया, हमें शाबाशी नहीं मिल रही, हमें इनाम नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का जो भी नैरेटिव है किस तरह से बदला गया है। भारत में भी जेल से इस तरह के बलात्कारी निकले तो उनको माला पहनाया गया है, उनके पक्ष में जुलूस निकाला गया है। ये चीजें आ रही हैं। और जनता आज नहीं तो कल, जो कहते हैं, मैं बार बार कहता रहा हूं, दोहराऊंगा नहीं, लगता है हमारे सुनने वाले थोड़े बोर हो जाते हैं इन बातों से, लेकिन उठ तो रही है, नजर आ रहा है पूरे दुनिया भर में। जी। कोई बोर नहीं होता है, हम अपना काम करते रहेंगे, और क्योंकि हमें सिर्फ खबरें ही नहीं देनी है, हम लोगों को बताना भी चाहते हैं कि पर्दे के पीछे की हकीकत क्या है और वो बदलेगी कैसे। खैर, 150 बार हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं, 150 बार हम दुनिया को तबाह कर सकते हैं, इतने हमारे पास परमाणु हथियार हैं। हम हथियार नहीं बनाना चाहते अब, लेकिन क्या करें? देखो चाइना को, देखो रूस को, देखो उत्तर कोरिया को, देखो पाकिस्तान को। ये कहना कितना सही है ट्रंप का? ट्रम्प झूठ बोलने में माहिर है, और दूसरी चीज झूठ ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं है, जो मर्जी है बोल देना है। आप हमारे यहाँ के राजनीतिकों की बात सुनिए, तो उसमें कह रहे हैं कि सब बना रहे हैं, नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल किया है, उसने डिटोनेशन यानी विस्फोट किया है, और बाकी किसी भी देश ने 1992 के बाद से नहीं किया है। अंतिम करने वाला था वो अमेरिका ही था, और नॉर्थ कोरिया ने कहा है, तो ये झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज बता दूं कि आज से 20 वर्ष या 15 वर्ष पहले चीन के एक विशेषज्ञ से, जो विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका का उस समय जो भी था राष्ट्रपति या जो भी उसका मिलिट्री विशेषज्ञ था, कह रहा था कि चीन के पास जितने परमाणु बम है उससे हमारे पास 10, 15 या 20 गुना ज्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसने कहा था ठीक है, 150 बात कर बर्बाद कर दे, एक बार बर्बाद कर दे, हमारी एक ही चाहत है कि हम एक बार अमेरिका को बर्बाद कर दे, यदि वो हमें बर्बाद करने के लिए मार रहा है, इससे अधिक हमें दोबारा उससे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा सर, अगर इतिहास के पन्ने पलटे हैं, 80 बरस पूरे भी हो चुके हैं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अगर दुनिया में किसी ने किया तो वो अमेरिका है, लोगों को जो मारा उसमें यस। अमेरिका है। और उसमें ये कहना यस। ट्रंप का कि देखो चाइना ये कर रहा है, चाइना ने क्या कर दिया भाई दुनिया के साथ परमाणु हथियार के मुद्दे पर? झूठ बोल रहे हैं ट्रम्प, झूठ। और हमेशा ट्रम्प कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे कारण जर्मनी हारा, जबकि शुरुआती दौर में 3-4 साल तक रशिया अकेले लड़ता रहा। जब पलट गया उसका सारा वॉर, जो कैंपेन था हिटलर का, उसके बाद से लगा कि सारा का सारा लाल सेना हड़प लेगा, तब ये लोग आए हैं, नॉर्मंडी लैंडिंग वगैरह फ्रांस में हुआ और बाकी जगहों में हुआ।
तो एक तो ये बात है कि झूठ बोल रहे हैं। चीन जहां तक है, युद्ध की बात है, यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखें तो अमेरिका ही के खिलाफ, या दो भी है, कोरिया में और वियतनाम में लड़ा, चीन अपनी फौज बाहर नहीं भेजा है। और शायद ही इधर पिछले 1-2 साल को छोड़ दे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा कोई वर्ष गुजरा हो जिससे अमेरिका ने किसी स्वतंत्र देश पर आक्रमण ना किया हो, या वहां पर सीआईए द्वारा प्रायोजित, जैसे उसने ईरान में किया जब शाह को के पक्ष में था, तो सत्ता ना पलट दी हो और हम्म। लाया हो, हर जगह करता रहा है। तो अमेरिका जो है सो सबसे बड़ा मक्कार और धूर्त और युद्ध उन्मादी देश है, और युद्ध के ही बल पर वो जीता है और आगे बढ़ता रहता है। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुद्दे और भी बहुत हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी सड़कों पर उतर रही है, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, और बिहार चुनाव का आज आखिरी दौर है प्रचार का, पहले चरण का, और जेएनयू में भी आज मतदान हो रहा है। लेकिन वक्त का तकाजा है तो छोड़े जा रहे हैं यहीं पे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अक्रम।